हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2 फिजिकल डेवलपमेंट्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपीएससी, पीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपने चैप्टर 1 का एनालिसिस नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा उसे आप तुरंत देख सकें। तो चलिए मूव करते हैं आज के सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कौन सा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रिगार्डिंग गलत है? पहला ऑप्शन, प्रोवाइड ईच पर्सन एन एडिशनल 5 kg grains. Second, initially announced for a 3-month period. Its nodal ministry is the Ministry of Finance. Government of India will bear all expenditure. ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है? आपको इनकरेक्ट बताना है। The correct answer is option number A, that is provide each person an additional 5 kg grains. It doesn't provide each person. It provide only to those who is covered under the National Food Security Act 2013 and provided through which medium? The public distribution system. And what is the key issue? Key issue is that the beneficiary of the National Food Security Act are based on the last census 2011. जैसे 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था उसी के बेस्ड पर ये प्रोवाइड करता है। लेकिन 2000 अभी 22 चल रहा है तो जिसमें बहुत सारे लोग गरीब हुए होंगे या फिर उससे ऊपर उठे होंगे, तो ये वहाँ पर अमेंडमेंट की एक ज़रूरत है और ये 5 फेज में एक्सटेंड किया गया है। जब पेंडेमिक आया था कोविड-19 तो उसके बाद ये लागू हुआ था और इसे 5 फेज में मतलब एक्सटेंड करता गया है। तो ये अभी 5th फेज चल रहा है जो दिसंबर से मार्च 2022 तक वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स। नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द रिसिप्ट्स विच इनकर एनी फ्यूचर, या दे डोंट हैव एनी डेब्ट और रिपेमेंट इम्पैक्ट, द बोरोड मनी शुड बी रीपेड, या फिर इट प्रोड्यूसेस इंटरेस्ट पेमेंट एक्सपेंडिचर इन द फ्यूचर। इनमें से कौन सा सही है नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स के रिगार्डिंग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दे डोंट हैव एनी डेब्ट और रीपेमेंट इम्पैक्ट। तो चलिए जानते हैं पहले नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स क्या है। नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स आर पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स दैट डू नॉट जनरेट एडिशनल लाइबिलिटीज। मतलब इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को एडिशनल लाइबिलिटीज नहीं होता, ये एक एसेट्स का काम करता है, कह सकते हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड प्रोसीड्स फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट्स वुड बी रिगार्डेड एज नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स। मतलब जो लोन से रिकवरी होता है या फिर डिस इन्वेस्टमेंट करते है गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में, तो उससे जो रिकवरी होता है उसको नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स बोला जाता है। ये डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करता है लाइबिलिटीज को और एनी फ्यूचर पेमेंट कमिटमेंट्स। From the fiscal sustainability angle, high and increasing share of the non-debt receipts is highly desirable. अब बात करते हैं डेब्ट रिसिप्ट्स क्या होता है। इट इज़ मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मार्केट बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। मतलब नॉन डेब्ट तो कवर करता था डिसइन्वेस्टमेंट, बट ये क्या करता है मार्केट बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज कवर करता है विच द गवर्नमेंट इज ऑब्लिज्ड टू रिपे इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज gross tax revenue estimated at how much lakh crore for 2021 to 2022 बजट एस्टिमेट्स। अभी जो रिसेंटली बजट आया है उसके तहत
ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू का क्या एस्टीमेट बताया गया है? लाख करोड़ में बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 20.15, तीसरा है 25, चौथा है 22.17। 15, 20.15, 25 और फिर 22.17। The correct answer is option number D, that is 22.17. Gross tax revenue was estimated at 22.17 lakh crore for 2021 to 2022. BE means budget estimates, और ये 9.9% है टोटल जीडीपी का। The budgeted growth in GTAR was estimated to be led by 22.4% growth in डायरेक्ट टैक्स, मतलब 22.4% का डायरेक्ट टैक्स में ग्रोथ और 11.4% ग्रोथ इन डायरेक्ट टैक्स में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which tax contribute majorly in gross tax revenue in 2021 to 2022? इनमें से कौन सा टैक्स सबसे ज़्यादा ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है? पहला जीएसटी, या फिर कॉरपोरेशन टैक्स, या फिर इनकम टैक्स, या फिर कस्टम टैक्स। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जीएसटी। अब इसको डिटेल में जानने के लिए आप ये ग्राफ को देखिए। पहला है कॉरपोरेशन टैक्स, दैट इज 25%। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स, वो कितना है? 25। मतलब कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों इक्वल है। तीसरा है कस्टम टैक्स, दैट इज 6%, एंड एक्साइज ड्यूटी बाय यूनियन, दैट इज 15%, एंड जीएसटी इज 29%, दैट इज मेजर। ओके, next question is, sorry, here you can also see which taxes as a percent of GDP, मतलब सबसे ज़्यादा जीडीपी में कौन सा टैक्स कंट्रीब्यूट करता है? दैट इज ऑल्सो जीएसटी विच कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन जीडीपी। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन टैक्स रिवेन्यू कंसिस्ट मेनली ऑफ। नॉन टैक्स रिवेन्यू जो होता है मेनली क्या क्या कंसिस्ट करता है? पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट रिसीप्ट्स ऑन लोन्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दूसरा है प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तीसरा है एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड रिसीप्ट्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत क्या क्या आता है? सही आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। Non-tax revenue consists mainly of interest receipts on loans to state and union territory, dividends and profits from public sector enterprises, including RBI transfer to Government of India, recently grants and aids paid by RBI to central government, that is also included in this. These services include fiscal service like currency, coinage, mint, general services such as public service commission and police, social services like education and health, and economic services like irrigation, transportation and communication. Next question is which amendment act give power to government to nationalize any private firm? मतलब किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट को ये पावर मिला कि वो किसी भी प्राइवेट फर्म्स को नेशनलाइज कर सकता है? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट, 12th अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। With the passing of the Constitution, First Amendment Act 1951, nationalization of private firms became a standard policy tool by the government. ये गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड पॉलिसी टूल बन गया जिसके तहत वो किसी भी कंपनी को, फर्म्स को वो नेशनलाइज कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे रिसेंटली एयर इंडिया को उन्होंने फिर से टाटा को वापस दे दिया है, जो पहले नेशनलाइज करके लाया गया था। तो बाकी अमेंडमेंट एक्ट के बारे में चलिए पढ़ते हैं। सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट ये सेकेंड एंड
7th शेड्यूल के अमेंडमेंट के बारे में है। और उसके बाद है 12th अमेंडमेंट एक्ट, वो इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दीव इन द इंडियन यूनियन। मतलब ये गोवा और दमन दीव को इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया, ये इस अमेंडमेंट के तहत हुआ। चौथा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी, और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। और ये 3 न्यू वर्ड्स ऐड किया था प्रेम्बल में, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो पार्ट 4A के अंतर्गत में है। ओके, ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर LIC नेशनलाइज्ड? LIC को कब नेशनलाइज किया गया था? 1951, 1955, 1956, 1960? The correct answer is option number C, that is 1956. Nationalization of life insurance in 1956 through the Life Insurance Corporation Act 1950। किस एक्ट के तहत किया गया था? LIC एक्ट 1956 के तहत। इसका पहले नाम क्या था? लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन बाद में LIC किया गया 1956 एक्ट के तहत। इसमें से 154 इंडियन इंश्योरर्स, 16 नॉन इंडियन इंश्योरर्स और 75 प्रोवाइडेंट सोसाइटीज were nationalized into LIC. Next is, the term disinvestment was used first time in, सबसे फर्स्ट टाइम डिसइन्वेस्टमेंट टर्म का यूज कब हुआ, कहाँ हुआ? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, या फिर इंटरिम बजट 1991 में, या फिर बजट 2021 में, या फिर बजट 2022 में? द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट वाज यूज फर्स्ट टाइम इन, the correct answer is option number B, that is interim budget 1991. The term disinvestment was used first time in interim budget 1991, where the policy on disinvestment gathered steam under the government of PM Vajpayee, when a new department of disinvestment was created in 1999. 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का क्रिएट किया गया, और इसको फुल मिनिस्ट्री का मिला 2001 में, विच बिकम ए फुल मिनिस्ट्री इन 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी? न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला है मैक्सिमाइज द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द PSEs। दूसरा है मैक्सिमम फॉर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ऑफ द होल्डिंग नेचर इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तीसरा है पॉलिसी क्लासिफाइज पब्लिक सेक्टर कमर्शियल इंटरप्राइजेज इनटू द स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। चौथा है नीति आयोग विल रिकमेंड PSUs फॉर रिटेंशन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है न्यू पॉलिसी सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी के रिगार्डिंग? चलिए तो आते हैं करेक्ट आंसर पे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पॉलिसी इंटेंड्स टू मिनिमाइज द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट मैक्सिमाइज द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन PSEs अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब ये गवर्नमेंट के प्रेजेंस को मिनिमाइज करता है, ना कि पहला स्टेटमेंट में जैसा दिया गया था कि मैक्सिमाइज करता है, बट इट्स मिनिमाइज। And next question is, which of the following sector does not come under strategic sectors? इसमें से कौन सा सेक्टर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर नहीं आता है? एटॉमिक एनर्जी, कोल, स्पेस, रेलवेज। The correct answer is option number D, that is railways. Under the new PSE policy, public sector commercial enterprises have been classified as strategic and non-strategic। अभी हम कुछ देर पहले पिछला क्वेश्चन में
पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेस के बारे में बताएं, उसी पॉलिसी के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल इंटरप्राइज को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। और जो चार स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं वह पहला है एटॉमिक एनर्जी स्पेस एंड डिफेंस, दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, तीसरा है पावर पेट्रोलियम कोल एंड अदर मिनरल्स, और चौथा है बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच आइटम्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे होता है, सैलरी, मेजर सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट या फिर डिफेंस सर्विसेज। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे होता है, सैलरीज, मेजर सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट या फिर डिफेंस सर्विसेज। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट। By following this table, you can see here on salary and on salaries it is about 2.52 lakh crore, pensions 1.9 lakh crore, on interest payment that is 8.10 lakh crore, major subsidies that is 3.35 lakh crore, and on defense services that is 2.112. So maximum is on interest payment that is 8.10 lakh crore. Moving to next question, which shares maximum proportion in government debt। गवर्नमेंट डेब्ट में सबसे ज़्यादा किसका शेयर होता है, सबसे ज़्यादा किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा डेब्ट होता है, इंटरनल डेब्ट होता है या एक्सटर्नल डेब्ट होता है या फिर पब्लिक अकाउंट अदर लाइबिलिटी या फिर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। विच शेयर्स मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन गवर्नमेंट डेब्ट। गवर्नमेंट का जो कर्ज लेते हैं, सरकार जो कर्ज लेती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किस चीज़ का होता है, इंटरनल डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट, पब्लिक अकाउंट अदर लाइबिलिटी या फिर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंटरनल डेब्ट। चलिए देखते हैं ग्राफ में, टेबल है, इसमें पब्लिक डेब्ट का दो पार्ट है, इंटरनल डेब्ट जिसके अंतर्गत आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और दूसरा एक्सटर्नल डेब्ट, और उसके बाद तीसरा आता है पब्लिक अकाउंट अदर लाइबिलिटीज, फिर आता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो देखते हैं किसमें कितना एक्सपेंडिचर है। पब्लिक डेब्ट में आता है 105.24, जिसके अंतर में दो पार्ट में डिवीजन है, जिसमें इंटरनल डेब्ट 99.09 है और एक्सटर्नल डेब्ट 6.15 है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम इंटरनल डेब्ट पे। अब पब्लिक अकाउंट अदर लाइबिलिटीज पे आता है 12.74 एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज पे 1.43। सो मैक्सिमम इज ऑन इंटरनल डेब्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per recommendation made by the 15th Finance Commission in its report for the award period 2021 to 22 to 25 to 26 relating to the grants in aid amounting to how many crores to the states during 21 to 22। अकॉर्डिंग टू मतलब फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना ग्रांट्स एड पे करेगी, 2 लाख करोड़, 2.33 लाख करोड़ या फिर 5 लाख करोड़ या फिर 10 लाख करोड़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2.33 लाख करोड़। मीन्स 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट 2.33 लाख करोड़ प्रोवाइड करेगा स्टेट्स को एज ए ग्रांट्स इन एड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, और ये इसके रिगार्डिंग मतलब रिटेल डायरेक्ट स्कीम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय आरबीआई, या डायरेक्ट एक्सेस ऑफ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट,
या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू ओपन ए रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, या फिर ऑल आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल आर करेक्ट। रिटेल डायरेक्ट स्कीम ये किसके द्वारा है? आरबीआई के द्वारा है। इट विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन channelizing the savings of middle class, small business and senior citizens directly into risk free government securities। मतलब अगर कोई भी मिडिल क्लास या फिर स्मॉल बिजनेसमैन है या सीनियर सिटीजन्स है, तो वो अपना सेविंग चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करके रिस्क फ्री, मतलब कोई उसमें रिस्क नहीं रहेगा। जैसे बैंक में है कि कोई बैंक अगर किसी बैंक का अगर कर्ज में ज़्यादा डेब्ट में आ गया या ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ पैसा डूबने का रिस्क रहता है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये रिस्क नहीं है। सो इट इज़ रिस्क फ्री। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट एफिशिएंट डायरेक्ट एक्सेस ऑफ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। अंडर द स्कीम रिटेल इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू ओपन ए रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। इसके अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन किया जाएगा यूजिंग एन ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 2 करोड़ पर सिक्योरिटी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज एडिशनल बोरोइंग लिमिट ऑफ अप टू हाउ मच परसेंट ऑफ GSDP मीन्स ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट was allowed to the states for financial year 2020 to 21। मतलब आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो आया था, उसके तहत एडिशनल बोरोइंग लिमिट को बढ़ा के कितना परसेंट एडिशनल बोरोइंग लिमिट को बढ़ाया गया था ऑफ GSDP? 1%, 2%, 5%, 4%? The correct answer is option number B, that is 2%. Under the Atmanirbhar Bharat package, additional borrowing limit of up to 2% of GSDP was allowed to the states for financial year 2020 to 2021। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और अगर कुछ डाउट या कुछ सजेशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।